हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्टिव एग्ज़ाम 91 में। उम्मीद है तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप अपने एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और कंटिन्यू आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो डियर एस्पायरेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। मॉर्निंग में 11 AM एक क्लास होती है और एक आपकी क्लास 4 PM पर होती है, ठीक है। और एक क्लास आपकी 4 PM पर होती है। अभी इससे पहले आपकी क्लास अराउंड 5 PM होती थी, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ उसके लिए हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहें। इसलिए हम आपको 11 बजे एंड 4 AM पर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने उन सारी क्लासेस के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल एक्टिव एग्ज़ाम 91 पर अपना डाउट्स या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? ये वीडियोस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली EMRS, इसके साथ साथ TGT बायोलॉजी लैब अटेंडेंट या जो हमारे बिहार से प्रिय मित्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल्स पेपर एंड PGT बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो ज़रूर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और जैसा आपका फीडबैक रहेगा, ठीक है, आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को सेशन को शेयर करें और 1000+ स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप 1000+ स्टूडेंट्स कवर करा देते हैं इस सेशन में तो मैं डेफिनेटली आपके लिए 50 क्वेश्चंस के हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और काफ़ी फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, आप अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कितनी फास्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप कोशिश करिए 1000+ तक पहुंचाने की। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अपने आप से आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना। लास्ट में एनालाइज करना कि आज की क्लास में आपने टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और आपको अभी और कितना ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। एनालाइज ज़रूर करना। चलिए क्वेश्चन है, व्हिच आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉइल, प्रोटीन, कार्बन या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सॉइल क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। सेल्फोर्ड ऑफ लॉ, जो टॉलरेंस का सेल्फोर्ड लॉ है, ये किसके नाम पर दिया गया है या किसने इसे प्रपोज किया था? जेम्स सेल्फोर्ड, जैकब सेल्फोर्ड या फिर अर्नेस्ट सेल्फोर्ड या फिर नन ऑफ दिस। चलिए आंसर करेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
अर्नेस्ट सेल्फोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया गया था, तो इन्हीं के नाम पर इसे सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड बाय। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? सुंदर लाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, या फिर मेनका गांधी, या अरुंधति राय। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। एंड आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था। ज़रूर आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो आप आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड इज। नेशनल बर्ड, हमारी नेशनल बर्ड क्या है, उसका आपका साइंटिफिक नेम बताना है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल बर्ड क्या है, आप सभी को पता है, पीकॉक है ना। तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरवस स्प्लेंडस, पावो क्रिस्टस, गैलस गैलस, या फिर कोलंबा लिविया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाओ क्रिस्टस। ये आपका पीकॉक का साइंटिफिक नेम है, जो कि एक इंडियन नेशनल बर्ड है। एंड कोलंबो लिविया की बात करें तो ये क्या है, ये आपका पिजन। ठीक है, पिजन का साइंटिफिक नेम है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं और उनके रूल्स हैं, उनको आप मैच करना है। ध्यान से पढ़ेंगे। एलिन्स रूल, बर्जमैन्स रूल, जॉर्डन्स रूल एंड ग्लॉगर्स रूल। यहाँ पर इनके रूल्स की डिफिनेशन दी गई है। फिशेस ऑफ कूलर वाटर्स हैव मोर वर्टिब्री देन दोज फाउंड इन हॉट वाटर्स, एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर इफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। बॉडी साइज ऑफ होम्योथर्मस इन कोल्ड रीजन इज लार्ज, whereas those living in hot regions are small। चलिए, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो जो एलियंस थे, एलियंस रूल क्या कहता है? टेम्परेचर अफेक्ट्स वेरियस ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। तो एलियंस रूल टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, एंड बर्जमैन्स रूल क्या कहता है? बॉडी साइज ऑफ होम्योथर्मस इन कोल्ड रीजन इज लार्ज, वेयरएज दोज लिविंग इन हॉट रीजन देर आर स्मॉल। ठीक है, उनकी बॉडीज़ के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी हैं? स्मॉल, जो कि हॉट रीजन में रहते हैं। तो ये बर्जमैन्स रूल की डिफिनेशन है। नेक्स्ट, जॉर्डन्स रूल क्या कहता है आपका? जॉर्डन्स जो है ये फिशेस ऑफ कूलर वाटर्स हैव मोर वर्टिब्री देन दोज फाउंड इन हॉट वाटर्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जो कूलर वाटर में रहती हैं, जो ठंडे पानी में फिशेस रहती हैं, उनमें नंबर ऑफ वर्टिब्री ज़्यादा है कंपेयर टू जो हॉट वाटर्स में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो आपका C1 के साथ। एंड ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है? ग्लॉगर्स रूल टेम्परेचर इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन इन एनिमल्स। तो
तो जो ग्लॉगर्स हैं ये एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के कलर से रिलेटेड हैं, पिगमेंटेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 3rd, ठीक है, बी 4th, सी 1 एंड डी 2। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक भी रूल से पूछा जा सकता है या फिर आपको इसी तरीके से मैच करने को आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून, 22 मई या फिर 29 दिसंबर या फिर 16 सितंबर। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल मार्बल इज अफेक्टेड बाई। एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन के थ्रू क्या हो रहा है? एसिड रेन के कारण जो ताजमहल के मार्बल्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मार्बल्स। तो ये किसके कारण होता है? तो एसिड रेन जो है, जो एसिड रेन वाटर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या कर रहा है, ये मार्बल्स को अफेक्ट कर रहा है, उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट्स है? SO2, O2, O3 या फिर NO2। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है एसिड रेन फॉर्मेशन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022 वॉज हेल्ड इन। जो वर्ल्ड समिट प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील, स्वीडन, अर्जेंटीना या फिर साउथ अफ्रीका। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन में। और ये कब हुआ था? 2002 में, तो इसे भी याद रखेंगे। वर्ल्ड समिट कब हुआ? 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट भोपाल गैस डाइस्टर एनालिसिस showed that the accident started when the leakage of a tank started containing। आप सभी को याद है भोपाल गैस त्रासदी, है ना? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो टैंक में लीकेज हुआ था उसमें कौन सी गैस थी? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनेट या फिर एथिल आइसोसाइनाइड या फिर एथिल आइसोसाइनेट। चलिए आंसर करिए, करेक्ट आंसर करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, साइनेट और साइनेट में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, मेथिल आइसोसाइनेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पेलुटेंट इन हायर ट्रॉफिक लेवल इज बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, बायोम या फिर एक्कीटोन। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ WWF। WWF जो है इसका लोगो क्या है, सिंबल क्या है? टाइगर, हॉर्नबिल, जैंत पांडा या फिर व्हाइट बियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैंत पांडा इसका सिंबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इंडेंजर्ड बर्ड इन इंडिया इज, सबसे लार्जेस्ट बर्ड है और कैसी है, इंडेंजर्ड है, वो कौन सी है, वल्चर, फ्लेमिंगो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फूड चैन। फूड चैन आपके पास है डेड एनिमल्स, फ्लो फ्लाई मेगॉट्स, जो डेड एनिमल्स हैं उन पे कौन फीड कर रहा है, जो फ्लाई मेगॉट्स हैं, एंड कॉमन फ्रॉग फ्लाई मेगॉट्स को ईट कर रहा है, एंड जो फ्रॉग हैं उन्हें स्नैक ईट कर रहा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी फूड चैन है, ग्रेजिंग फूड चैन, डेट्रियल फूड चैन, डिकम्पोजर फूड चैन या फिर प्रीडेटर फूड चैन। तो स्टार्ट कहाँ से हुई है, डेड डिकेइंग मटेरियल से, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेट्राइटियल फूड चैन। क्लियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड लेवल्ड फॉरेस्ट ऑफ ओक आर फाउंड इन, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ओक का फॉरेस्ट है जिसमें लीव्स कैसी हैं, ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट हैं। तो ये फॉरेस्ट कैसा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर नॉर्थ कोनीफेरस फॉरेस्ट। चलिए आंसर करेंगे आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, कहलाते हैं जिन फॉरेस्ट के प्लांट्स की लीफ ब्रॉड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीश इज डिफाइंड एज द, नीश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी इन रिलेशन टू अदर स्पीसीज, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स या फिर प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड परफॉर्म इट्स ड्यूटी या फिर प्लेस वेयर पॉपुलेशन परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एक इंडिविजुअल्स, एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है और अपनी जो दैनिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेक, इन अ लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन, एक लेक है वहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, तो वो लेक के किस रीजन में है, लिटोरल जोन या फिर लेमनेटिक जोन, प्रोफाउंडल जोन या फिर बेंथिक रीजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनकी अबंडेंस कहाँ होगी, लिटोरल जोन में। सपोज करिए ये आपका लेक है और लेक की ये लिटोरल जोन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मडी सॉइल्स है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी अबंडेंस होगी फाइटोप्लैंक्टन्स की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज, दो कम्युनिटी हैं, ठीक है, सपोज करिए एक ये कम्युनिटी है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्लांट्स
सभी लोग रहते हैं, एंड एक ये आपके पास कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी और इस कम्युनिटी में जो एरिया, जो ट्रांजिशनल जोन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इस ट्रांजिशनल जोन को हम क्या कहेंगे, इकोटोन की स्टोन स्पीसीज या फिर एज इफेक्ट या फिर एज स्पीसीज। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा अबंडेंस होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इकोटोन रीजन में। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल फिश गेट स्टक नियर द बॉटम ऑफ शार्क एंड derives its nutrition from it. This kind of association is called as। जो शार्क है, ठीक है, शार्क जब ये सी में बॉटम की तरफ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल फिशेस शार्क की बॉडी से अटैच हो जाती हैं, ठीक है, इसकी बॉडी पर आ जाती हैं, और वहाँ से वो स्मॉल फिशेस क्या करती हैं, उसकी बॉडीज़ पे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो अदर सी ऑर्गेनिज्म उसके बॉडीज़ पर चिपके होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो शार्क के साथ इन स्मॉल फिशेस का कैसा एसोसिएशन है, एंड अगर ये शार्क है, ठीक है, तो ये शार्क की अगर बॉडी पर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे, छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स थे, जू प्लैंक्टॉन्स, उन्हें अगर ईट कर लिया तो क्या क्या उनकी बॉडी को स्कैवेंजर कर दिया है ना। ये किस तरह वर्क कर रही हैं, स्कैवेंजर की तरह वर्क कर रही हैं। तो दोनों के बीच में एक एसोसिएशन हुआ है ना, यानी कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। स्मॉल फिशेस जो हैं, ठीक है, जो ये स्मॉल फिशेस हैं इनको इनका न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जो ये शार्क फिश हमारी है इसको क्या हो रहा है, साफ़ सफाई मिल रही है ना, इसका बॉडी को साफ़ कर दे रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो एसोसिएशन है ये कैसा हुआ, एंटीबायोसिस, कोमेंसेलिज्म या फिर प्रेडेशन या फिर पैरासिटिज्म, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोमेंसिलिज्म। ठीक है, क्या शो करेंगे ये, कोमेंसिलिज्म। इतना बहुत ज़्यादा तो शार्क को कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई इसका हार्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लस और जीरो का एसोसिएशन है ना, तो ये कैसा एसोसिएशन हुआ, कोमेंसिलिज्म हुआ। अगर दोनों को बेनिफिट होता, ठीक है, कंप्लीटली दोनों को बेनिफिट होता तो हम इसे म्यूचुअलिज्म कहते, ठीक है, तो हम इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लेकिन शार्क को कोई खास इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फिशेस उन्हें बेनिफिट हो रहा है, वो पॉजिटिव वे में जा रही हैं, तो हम इसको, इस एसोसिएशन को कोमेंसिलिज्म कहते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस लेयर इन सॉइल कंपोज्ड ऑफ डेड फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज। जब पीडोजेनेसिस होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम हम कई सारी लेयर्स देखते हैं, ठीक है, जैसे ए लेयर, ए जोन, बी जोन, है ना, जेड जोन, डी जोन। तो जो आपकी ह्यूमस लेयर वाली जोन है, इसमें फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डेड फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर। तो इस डेड फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं, लिटर, डफ या फिर रियल ह्यूमस या फिर कंपोस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छे से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिटर। इससे हम क्या कहते हैं, लिटर। डेड फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जैसे पेड़ के लीव्स वगैरह या कोई रिसेंट में ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, तो वहाँ पर जो मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, तो वही क्या है, वो लिटर कहलाता है। और ये आपको ह्यूमस वाली लेयर में देखने को मिलेगा, जो आपकी ए लेयर होती है, ठीक है, ए जोन में या फिर ए लेयर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, रीटर, क्यूवियर, हैकल या फिर माल्थस ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
रीटर ने इकोलॉजी टर्म दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट और एक ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम रिलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंकोलॉजी, बायोनोमिस, ऑटो इकोलॉजी या फिर हर्पिटोलॉजी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑटियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ लिविंग मैटर, मास ऑफ लिविंग मैटर at trophic level in an area at any time is called detritus, humus, standing state या फिर standing crop। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, इसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was introduced in 1972, 1981, 1986 या फिर 1991। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? आई होप ये सारे क्वेश्चंस करके आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस एकदम बूस्ट हो रही होगी, है ना, और आप एनालाइज भी कर पा रहे होंगे कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। तो आई होप आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सेशन को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम आपके लिए और बेहतर क्लास ला सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं, है ना, जिससे कि हम उन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें। तो आपको बताना है ex-situ कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन कौन सी मेथड्स आती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर कैरियो प्रिजर्वेशन या फिर नेशनल पार्क्स। चलिए आप सभी को पता होगा ex-situ एंड in-situ के बारे में, है ना। in-situ में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को हम उसी के एरिया में उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसी के जो उसका नेटिव होस्ट है, जो उसका नेटिव प्लेस है, वहीं पर उसे हम कंजर्व कर देते हैं। लेकिन ex-situ में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर एरिया में लाके वहाँ पर उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स को यूज़ करके हम बहुत से प्लांट्स के सीड्स को, है ना, एंड एनिमल्स के स्पर्म को, इन सबको हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, बायोस्फीयर रिजर्व की एंड नेशनल पार्क की, तो ये आपके in-situ मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम इनके पर्टिकुलर नेटिव प्लेस में ही इन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। IUCN जो है ये क्या करता है? रेड लिस्ट जारी करता है, जिसे हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि जो रेड पांडा है वो किसके अंतर्गत आता है?
वुल्नरेबल स्पीसीज़ के अंतर्गत या फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में? चलिए आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। ठीक है, कहाँ आता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे रूल्स चल रहे हैं, जैसे आपका पांडा का लोगो यूज़ किया जाता है ना, जिससे कि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? किसने बताया था कि जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, इन्हीं से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं? लुईस पास्चर, ह्यूगो डेब्रिस, चार्ल्स डार्विन या फिर स्टैनले मिलर? चलिए, तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना, जिसमें उन्होंने मीट को यूज़ किया था। तो उन्होंने ही बताया था कि जितने भी न्यू सेल्स हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ ओरिजिनेटेड, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है? स्पॉन्टेनियस एक्सपेरिमेंट हुए थे, स्पॉन्टेनियस आपकी थ्योरी आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उसके अकॉर्डिंग लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम सिमिलर ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रॉम एयर या ओनली स्पॉन्टेशनली? चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको क्या बताया कि जो लाइफ की ओरिजिन है, ठीक है, जो लाइफ की ओरिजिन है ये नॉन लिविंग या फिर डेड डिकेइंग मैटर से होती है। लेकिन ये जो थ्योरी थी ये टोटली रॉन्ग थी और बहुत जल्दी ही इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ होमो हैबिलिस वॉज? होमो हैबिलिस का कॉमन नेम क्या है? टूल मेकर, फूड मेकर, पावर मैन या फिर फियरफुल एनिमल? चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, टूल मेकर। जो होमो हैबिलिस थे इन्हें हम हैंडी मैन भी कहते हैं, हैंडी मैन, क्योंकि इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम पत्थर से स्टूल्स बनाए थे। ठीक है, पत्थर से कुछ औजारों का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, स्टोन से कुछ टूल्स बनाए थे और उन टूल्स को ये यूज़ करते थे अपने शिकार को मारने के लिए। ठीक है, तो जो होमोविलस हैं, द होमोविलस इज द फर्स्ट मैन हु मेड टूल्स ऑफ स्टोन फ्रॉम हंटिंग। तो इन्हें हम टूल मेकर भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस? जो होमो सैपियंस है ना, मॉडर्न मैन की बात हो रही। तो जो मॉडर्न मैन हैं या मॉडर्न वुमेन्स जो हैं, इनके एंसेस्टर कौन थे? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, रामापिथेकस या फिर ड्रायोपिथेकस? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस थे ये मॉडर्न मैन के काफ़ी सिमिलर थे, जैसे फेस में स्कल का साइज या स्कल के स्ट्रक्चर्स एंड जो इनके स्टैंड होने की जो पोस्चर थी, ठीक है, ये काफ़ी सिमिलर थे मॉडर्न मैन से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, होमो इरेक्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको
बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। एंड अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर आप सेशन को शेयर करें, जिससे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम आपके लिए सेशन को और बेहतरीन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, लाइफ सबसे फर्स्ट टाइम कब ओरिजिनेट हुई थी? लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन मतलब लाइफ की ओरिजिन कहाँ पर हुई थी सबसे फर्स्ट टाइम? अर्थ में, एयर, वाटर या फिर सॉइल? चलिए सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वाटर में। लाइफ की सबसे फर्स्ट टाइम ओरिजिन कहाँ हुई थी? वाटर में, और ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो सबसे फर्स्ट टाइम लाइफ की ओरिजिन वाटर में हुई थी, जो कि असेलुलर फॉर्म में हुई थी। उसके बाद इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोटिक आए, देन आफ्टर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Miller and Urey had performed an experiment to prove the origin of life. They took gases, water and methane along with, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड मेथेन, और इसके साथ क्या यूज़ किया था? N2 and H2O, NH3H2 या फिर CH4 and N2 या फिर CO2 and NH3। चलिए सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था मेथेन को, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनियम गैस एंड इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, और इन्होंने टेम्परेचर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो बंद फ्लास्क में ये सारी चीज़ें यूज़ की थी और 800 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसके बाद जो फाइनली प्रोडक्ट बना था वो क्या था? इनका एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन इनको देखने को मिला था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which monomers compose the strand of nucleic acid? एमिनो एसिड्स, राइबोज, फंक्शनल ग्रुप या फिर न्यूक्लियोटाइड्स? जो हमारा डीएनए है ना, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कह रहे हैं, तो जो न्यूक्लिक एसिड्स है इसमें जो स्ट्रैंड बने हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के ये स्ट्रैंड किससे बने हुए हैं? दिस इज न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से। जैसे आपका एटीपी, एडीपी है ना, और आपका एजीसीपी, ये सारे आपके क्या हैं? नाइट्रोजनस बेस हैं। ये नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स मिलकर न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम डीएनए कहते हैं। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मेनली आपसे न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन बताना है, केमिकल कंपोजिशन। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड एसिड, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड एसिड?
सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स डीएनए, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, जिन्हें हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी एंड जीटीपी आर, एटीपी एंड जीटीपी क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स, रिसेप्टर्स, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। आंसर करेंगे आप। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, एटीपी एंड जीटीपी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर डिफरेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो प्यूरिन्स हैं एंड पायरिमिडीन्स ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या करते हैं, ये आपके डीएनए का केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं। तो जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन हैं ये 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं। प्यूरिन के अंतर्गत आपका आता है एडेनोसिन एंड ग्वानोसिन, ठीक है, एंड पायरिमिडीन के अंतर्गत आपका आता है थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो प्यूरिन्स हैं ये सिंगल रिंग्ड हैं, ठीक है, इनमें 1 बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड जो प्यूरिन्स हैं इनमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डीएनए का केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं। दैट मीन्स ये 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस हैं। एडेनोसिन एंड ग्वानोसिन प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं और पायरिमिडीन्स के अंतर्गत थायमिडीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये बात क्या है, ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के ये थे आपके 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप क्लास को शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।